हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से हम पॉलिटी का सीरीज शुरू। ये मेरे नोट्स हैं जिनको पढ़ के मैंने यूपीएससी में मेंस 2024 का भी लिखा था और यूपी पीसीएस के 2024 का भी मेंस लिखा था। तो ये मेरे पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स हैं जिनको मैंने लास्ट टाइम एग्जाम के लिए बनाया हुआ था। तो इससे मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। आई होप आपको ये पूरा कंटेंट पसंद आएगा और अपना फीडबैक लास्ट में जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि सिलेबस का पहला टॉपिक है, तो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, पहली बार किसने सामने रखा? तो एम.एन. रॉय ने रखा था 1934 में, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, तो इसको आप उसी तरह से रिवाइज मोड में रखिएगा फास्ट, ठीक है। और चाहे तो आप अपना नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं इसके साथ, क्योंकि पीडीएफ शायद अगर आप मांगेंगे तो आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो इसलिए अपने रनिंग हैंड जरूर बनाइएगा। तो पीडीएफ मैं नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो का, बाकी आपको सारा कंटेंट लक्ष्मीकांत प्लस सॉल्यूशन यहाँ पे कवर किया गया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि सीए की मांग किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी 1934 के अंदर। उसके बाद 1935 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। आई होप दो फैक्ट आपको याद होंगे। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में आया था अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर ने जो अगस्त ऑफर डिमांड था फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड, मतलब अगस्त ऑफर ने कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड को एक्सेप्ट किया था पहली बार, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। जैसा कि अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको। अभी जिसने भी आर का एग्जाम दिया होगा उसमें आपने याद होगा कि अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन, इन सब चीज़ को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने ईयर भी लिख दिया, तो इस वीडियो से आपको वहाँ पर भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आप उस तरह से अगर पॉइंट ऑफ क्रोनोलॉजी से आते हैं तो आप उसको सही कर लेंगे। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड, मतलब इसमें ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है वो उसका जो प्रपोजल है वो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नवंबर 1946 की बात है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनती है एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। सारे पीवाईक्यूज हैं, तो इसलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो ये स्टेटमेंट अगर आता है कि ये पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड थी तो इसको सही मानिएगा, गलत मत करिएगा, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो इलेक्टेड मेंबर थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आए थे। कहाँ से आए थे? प्रोविंशियल असेंबली से आए थे, ठीक है। दिसंबर 1946 में, अगर 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है किसकी? असेंबली की, और मुस्लिम लीग ने इस असेंबली को बायकॉट कर दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग बायकॉटेड। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में आई थिंक पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, तो ये क्वेश्चन भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते और कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और किस डेट को पहली मीटिंग हुई थी, ये भी ध्यान रखना है आपको, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से मीटिंग होती है उसकी, और राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, असेंबली के। उसके बाद 2 वाइस प्रेसिडेंट थे इस असेंबली में। ये बहुत ही कीवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाए क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो एच.सी. मुखर्जी और वाई.टी. कृष्णाचारी 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। उसके बाद बात करते हैं 13 दिसंबर को, 2 दिन बाद फिर से नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये डेट पूछता है कि किस डेट को? 13 दिसंबर 1946 को ही, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव कराया, जो कि बाद में हमारा प्रियम्बल बनता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके हिसाब से क्या क्या प्रपोजल्स आया, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? इस एक्ट के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरी तरह से सॉवरिन बॉडी बन गई, ठीक है, मतलब कि संप्रभु बन गई, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इसने लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे दी, मतलब भारत के लिए अब वो वैधानिक नियम कानून बना सकता है। उसके बाद इसने ये भी कहा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया की तरह काम करेगी। अच्छा, इसमें खास बात ये थी कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मीट कर रहे थे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जा रहा था, बाकी लेजिस्लेशन के लिए वर्क करते तो वही इंडिया की पार्लियामेंट भी थी, ठीक है। यहाँ देखिए अगला वही लिखा हुआ है कि वेनेवर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो मीट करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट एज अ बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो चेयर की पे कौन बैठता था? एज ए प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बैठते थे, और जब वो लेजिस्लेशन के लिए बैठती थी बॉडी तो जीवी मालवंकर उसके प्रेसिडेंट बनते थे। और ये काम तब तक चला जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है ना उसमें डेट लिखी है 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, AEG, ठीक है। ये वर्ड आप याद रख सकते हैं। जैसे
एडॉप्ट और इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। ठीक, 26 नवंबर 1949 तक ये काम चलता है। उसके बाद फिर से ये काम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो बॉडी डिसॉल्व कर दी गई, कौन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली बॉडी। अब सिर्फ और सिर्फ इनका लेजिस्लेटिव काम बचा रह गया। जैसे यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम बना दिया है, एक टाइमलाइन बना दी है, जिससे आपको फिर से चीज़ें रिकैप हो जाए। तो ये रिवीजन के लिए है। देखिए, सबसे पहले क्या है, मई 1949 में क्या होता है कि इंडिया ने मेंबरशिप ज्वाइन कर ली, किसकी, कॉमनवेल्थ जो है ना, कॉमनवेल्थ ग्रुप था उनका, इंडिया ने मई 1949 में मेंबरशिप ज्वाइन कर ली। 22 जुलाई 1947 को इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया और 24 जनवरी 1950 को दो चीज़ें हुई, क्या, एक नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुए। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही, नोट कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट भी अडॉप्ट किया गया, मतलब कि एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद अब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अगला, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, B.R. अम्बेडकर, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनका नाम आपको यहाँ याद रखना है, जैसे गोपाल आयंगर, डॉक्टर K.M. मुंशी, उसका अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N. माधव राव, सैयद मोहम्मद सादतुल्ला और T.T. कृष्णाचारी, ये मेंबर्स हैं। उसके बाद जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हुआ करती थी, उसके प्रेसिडेंट नेहरू जी थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट पटेल जी थे, और यूनियन पावर कमेटी के हेड नेहरू जी थे। तो ये पॉइंट्स आप इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि ये पॉइंट्स आपके गलत ना हो। चलिए आगे एक पॉइंट देखते हैं। इसके बाद सेकंड जो सेक्शन है हमारा, अब देखिए, पहला सिलेबस का टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कवर कर लिया। ठीक, अब आते हैं टॉपिक 2 पे। टॉपिक 2 क्या है हमारा, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स। तो क्या क्या फीचर्स है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट कंट्री से हमने ड्रॉ किया है, सिंगल सिटीजनशिप हम फॉलो करते हैं, हालांकि यूएसए के अपोजिट ये फीचर है हमारा। यूएसए में हर स्टेट की भी अपनी एक सिटीजनशिप होती है, हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि सिंगल सिस्टम कोर्ट है जो स्टेट की लॉ को भी वही लागू कराता है और सेंटर के लॉ को भी लागू कराता है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। हर यूएसए में एक फेडरल कोर्ट है, उसके अलावा हर एक स्टेट का अपना कोर्ट है जो अपने लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारा जो कंट्री है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिंथेसिस कहा जाता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, लाइक यूके, एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी लाइक यूएसए। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको बस अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आई होप आप पढ़ के आए होंगे और ये रिवीजन नोट्स हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो इसका क्या फीचर होता है, तो आर्टिकल 75 आपको याद रखना होगा। ये क्या कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, वो रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, उसके बाद फेडरल सिस्टम, हमारा जो फेडरल सिस्टम हो उसके अंदर यूनिटरी बाइज्ड है, मतलब सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी है। आइवर जेनिंग्स का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 के यूपीपीसीएस के प्रीलिम से पूछा गया था, किसने ये कहा था स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड है किस चीज़ का, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब बहुत इजीली कुछ फीचर्स हैं जो अमेंड हो सकते हैं, और रिजिडिटी का मतलब कुछ इतने टफ फीचर्स हैं उनको इजीली अमेंड नहीं कर सकते। तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और यूके यानी ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल कहा जाता है, क्योंकि बहुत इजीली अमेंड हो जाता है। उसके बाद जो डीपीएसपी है हमारे यहाँ, इनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अंबेडकर जी ने उन्हें नोवेल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो ये नाम याद रखना है कि किसने नोवेल फीचर ऑफ द कहा है, तो B.R. अम्बेडकर जी ने इसको बोला है। और मिनर्वा मिल केस जो कि 1980 में हुआ था, उसमें कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला चीज़ है, जो हमारा स्टेट है, हमारी कंट्री है, वो एक सेकुलर स्टेट है। वर्ड जो सेकुलर है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1946 के तहत। ठीक है, इंडियन सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, वो सारे, हमारा कंट्री सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, देयर न्यूमेरेसी एटसेट्रा। ठीक है, सबको सेम स्टेटस प्रोवाइड करता है। वहीं पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म को नेगेटिव सेकुलरिज्म कहा जाता है। वाई, क्योंकि वो कंप्लीट सेपरेशन की बात करते हैं स्टेट एंड रिलीजन की, स्टेट एंड चर्च की। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम फॉलो करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये क्या होता है कि मतलब 18 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं सभी लोग वोट कर सकते हैं, 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट की बात करते हैं। तो ये चीज़ 18 साल से पहले 21 साल हुआ करती थी,
61वां अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने इसको 18 साल तक रिड्यूस कर दिया। गवर्नमेंट किसकी थी? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 21 साल की एज घटा के 18 साल कर दी फॉर द इलेक्शन, जिससे कि डेमोक्रेसी और डीपेन हुई। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पे? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें हमारे तो पार्ट 3 में है, जिसको 12 से 35 तक आप कवर करते हैं। उसके बाद कुछ फेडरल फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या होते हैं, जैसे आ जाए कि इसमें से किस चीज़ को आप फेडरल फीचर कहेंगे, किसको नॉन फेडरल फीचर कहेंगे, तो कैसे आप बाइफर्केट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है ये शॉर्ट नोट्स में। देखिए, फेडरल फीचर की जब भी बात हो, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे, जहाँ पे आपको सेंट्रलेस मतलब सेंटर ज़्यादा मजबूत होता दिखेगा। ठीक है, फेडरल फीचर्स में आप डिवीजन ऑफ पावर्स की बात करेंगे, है ना, ये सब चीज़ें होंगी। तो आइए, फेडरल फीचर्स में आपको 2 गवर्नमेंट दिखेंगी, डिवीजन ऑफ पावर की बात होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाएगी। ठीक है, जिससे कि डिवीजन में कोई झगड़ा ना हो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, जुडिशरी पावरफुल रहेगी और बाइकैमरलिज्म का स्ट्रक्चर दिखेगा, स्टेट और यूनियन के बीच में बंटवारा आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आपको नॉन फेडरल फीचर यानी कि सेंट्रलाइज फीचर की बात करेंगे तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर दिखेगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, सिटीजनशिप सिंगल होगी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि एक ही बॉडी है, सेंटर स्ट्रांग है तो जो चाहे वो चेंज कर सकता है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखने को मिलेगा और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, जैसा कि अपने यहाँ होता है, और ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे फीचर्स दिखेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल आपने देखा होगा 352, ठीक है, 356 और 360 जैसे फीचर मिलते हैं। तो ये सभी हमारे जनरल फीचर्स थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद बात करते हैं सोर्स क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये देखिए पूरा सिलेबस के हिसाब से पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर रखा है, इसलिए कुछ चीज़ें छूटने नहीं वाला। आप बस शांति से इस पूरी वीडियो को देखिएगा और आई होप आपकी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप ठीक से मेमोराइज कर पाएंगे। तो सोर्स बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहाँ से हमने क्या क्या लिया, तो फेडरल सिस्टम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर वहाँ से लिया है, जुडिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन हमने वहाँ से लिया जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही अडॉप्ट किया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने ब्रिटिश से क्या क्या लिया है, तो रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ब्रिटिश से लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। उसका सिंगल सिटीजनशिप हमारा वहीं का है, कैबिनेट सिस्टम ब्रिटेन से है, रिट के प्रोविजंस भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो आर्टिकल 105 आपको पता होगा वो चीज़, उसके बाद बाइकैमरलिज्म, ठीक है, ये सभी हमने ब्रिटिश से अडॉप्ट किए हैं। जापान से हमने क्या लिया है, तो PEBL यानी कि प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में देखते हैं फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन में, वहाँ पे ये हमारे जापान से लिया गया है। उसका साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो कैसे अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, अमेंडमेंट प्रोसीजर को हमने लिया है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर कैसे होना है ये हमने वहाँ से लिया है। इसके बाद बात करते हैं फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, तो रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रांस से हमने ये लिया है। रशिया से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग, उसके अलावा आइडियल्स ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस जो प्रियम्बल की पहली लाइन ही है वो हम रशिया से लिए हैं। जर्मनी से हमारा क्या है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जैसा कि आपको याद होगा आर्टिकल 358, ठीक है, और 369, ठीक है, 359 माफ़ कीजिएगा, ये सभी हमारे जर्मनी से लिए गए फीचर हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हमने लिया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ज्वाइंट सीटिंग की बात करते हैं आर्टिकल 108, ठीक है, उसका फ्रीडम ऑफ द ट्रेड की बात होती है। उसका कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, तो ऐसा फेडरेशन जहाँ का सेंटर स्ट्रांग हो, रेजिडरी पावर सेंटर के पास हो, ऐसा फीचर्स। उसका एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 हमने वहाँ से ले रखा है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, ये भी कनाडा सा फीचर। उसके बाद आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो DPSP और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स भी हमने आयरलैंड से ले रखा है। इसके अलावा मेथड ऑफ द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, ये भी हमने अडॉप्ट किया है आयरलैंड से। USA से हमारा क्या क्या फीचर्स अडॉप्टेड हैं, तो फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, हमने USA से अडॉप्ट किया है। तो ये हमने अडॉप्टेड फीचर देखे। इसके अलावा जो पार्ट 3 है, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रियम्बल के बारे में। तो ये प्रियम्बल तक इस वीडियो में हम कवर करेंगे, उसके बाद आपको पार्ट 2 इसका मिलेगा जिसमें आगे के सेक्शन हम कवर करेंगे। तो पहली बार प्रियम्बल की शुरुआत किस कॉन्स्टिट्यूशन से वर्ल्ड में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है, तो USA के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और हमारा जो प्रियम्बल हो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू है, जैसा कि हमने फर्स्ट मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था कि
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, तो ये वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। फिर बात करते हैं प्रीएम्बल, जो रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट मेकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर जो थे उनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी, क्या एस्पिरेशन थे, क्या नोबल गोल्स थे, उसको रिप्रेजेंट करता है प्रीएम्बल, क्योंकि फिलॉसफी कंटेन करता है, जैसा कि क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 3 वर्ड जो है ऐड किए गए हमारे प्रीएम्बल में, कौन कौन से? पहली बात तो किससे ऐड किए गए, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के, इसके तहत SSI, ठीक है, कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सेम ऑर्डर में, आपको ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सॉवरेन वर्ड का मतलब क्या होता है कि सॉवरेन वर्ड का मतलब होता है कि इंडिया इज़ नीदर डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, इंडिपेंडेंट है, फ्री स्टेट है। ठीक है, इसलिए सॉवरेन है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? इंडिया का ब्रांड जो सोशलिज्म का है उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फेबियन सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, जहाँ पे हम लोगों का ध्यान रखते हैं, हम मिक्स्ड सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, इंडिया का सोशलिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लेंड ऑफ द मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। ठीक है, जहाँ से हम गांधीयन सोशलिज्म यानी कि स्टेट लेड सोसाइटी की बात करते हैं। सेकुलर की बात हमने देख ही लिया था लास्ट में कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं। डेमोक्रेसी की बात करें तो यानी कि सुप्रीम पावर जो है कौन होल्ड करेगा? पीपुल होल्ड करेंगे। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों में होता है, जहाँ पे लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखाने के क्या क्या तरीके हैं? रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। रेफरेंडम में क्या होता है? तो रेफरेंडम में कोई लॉ बनाया गया और उसको जनरल पब्लिक के पास भेज दिया जाता है कि उसके ऊपर अपना वो वोटिंग के थ्रू उसको पास कर दें। इनिशिएटिव क्या होता है? जब लोग कोई लॉ बना के लेजिस्लेचर के पास भेजें कि ये हमने लॉ बनाया, इसको तुम पास करो, तो इसको इनिशिएटिव बोलते हैं। रिकॉल क्या होता है? किसी चुने हुए मेंबर को वापस मतलब उसको हटाना उसके पद से, इसको रिकॉल कहते हैं। प्लेबिसाइट क्या होता है? किसी टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए प्लेबिसाइट का यूज़ किया था, वहाँ से पीपल की ओपिनियन मांगी जाती है पर्टिकुलर क्षेत्र पे। अब इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करता है? तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं रिपब्लिक सिस्टम की। रिपब्लिक सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे इंडिया। जस्टिस की बात करें तो इंडिया का प्रीएम्बल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यानी कि SCP, सितंबर मैंने इसको याद रखा है, आप भी याद रख सकते हैं, SCP की तरह की बात करता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रशियन रिवोल्यूशन 1917 से लिया गया है। उसका लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल and the same time providing opportunities for the development of their individual personality। इक्वालिटी की बात करते हैं तो एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, किसी प्रकार की अनऑथराइज्ड प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी या ब्रदरहुड की सिंपली बात है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में कवर कर रखा है, उसको देख लेते हैं। प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेरुवार यूनियन केस 1960 में कहा गया था। उसके बाद प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया। उसके बाद लास्ट में कहा गया कि प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये LIC इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद जो हमारा प्रीएम्बल है वो नीदर सोर्स ऑफ पावर है नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ये UPSC का PYQ है। ठीक है, उसके बाद नॉन जस्टिसिएबल होता है, जैसा कि आप जानते हैं, इसको इन्फोर्स नहीं किया सकता है। और प्रीएम्बल को इनैक्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड, मतलब सबसे लास्ट में इसको इनैक्ट किया गया था। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये हमारा ये पूरा नोट्स का है, हमने इसका पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगली वीडियो में आपको हम यूनियन एंड टेरिटरीज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट है, पूरा ये लगभग 15-20 पेज का नोट्स है, इसको पूरी पॉलिटी कवर कराएगी, ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स में ये करा दिया जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।